शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बेहतरीन सेशन होने वाला है आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो बच्चों को लगता है लेकिन आज से आपको नहीं लगेगा, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर का है। काफी कंफ्यूजन रहती है भाई की कोई पढ़ा दे इसे, कोई हमें समझा दे, बच्चे बुक लेकर के टीचर के पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन आज से मेरे बच्चों को किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये यकीन वाले बच्चे, इन्हें खुद पर यकीन होगा। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जिसे आप काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हो, प्यार उसके बारे में बात होगी। और बात करेंगे मिक्चुरेशन के बारे में। छोटी सी बात बता दूं, द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, कहते हैं यूरिन कैसे बॉडी से बाहर निकाली जाती है, क्या मैकेनिज्म काम करता है उसके पीछे, उस प्रोसेस को आज समझेंगे। एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, एक रिफ्लेक्स रिस्पांस होता है ये बॉडी का, जहां पे हमारी बॉडी में हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरिन की फिलिंग हो जाती है तो उसको यूरिन को कैसे खाली किया जाता है, इस प्रोसेस को समझेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिना देरी किए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, और समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से एक बात को सुनेंगे, बहुत ही इजी कांसेप्ट हो जाएगा अगर आप मन लगा के, दिल लगा के, ध्यान लगा के सुनोगे तो। समझे, पहले इस हेडिंग को समझे, इस हेडिंग को समझे और अपने किडनी से इस चीज को रिलेट करके देखें। हमारी किडनी है और उस किडनी के अंदर हम जो नेफ्रॉन्स हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, उनकी मदद से हमारी एबिलिटी है, नेचुरल एबिलिटी है। ऑल मैमल्स, जितने भी मैमल्स होते हैं इस धरती पर पाए जाने वाले एनिमल वर्ल्ड के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से अगर मैं मैमल्स की बात करूं, एनिमल किंगडम में वो ग्रुप जो टॉप मोस्ट ग्रुप है मैमल्स, जिनमें वेल डेवलप्ड किडनी पाई जाती है, इन मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। कैसी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। और कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है, ध्यान से सुने। कह रहे हैं कंसंट्रेटेड यूरिन का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को अगर आप सोचें और समझें तो कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है कि ऐसी यूरिन जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट की कंसंट्रेशन, वेस्ट की कंसंट्रेशन हाई है। इससे हम रिलेट करें और इसको समझें। कह रहे हैं हम मैमल्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस करते हैं? टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। क्या करते हैं हम अपने बॉडी से मिनिमाइज करते हैं, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर, जल के बिना सब कुछ सूना है, पानी के बिना सब कुछ सूना है। हमारी बॉडी के अंदर 70 to 80% हमारी बॉडी के अंदर वाटर है, जल ही जीवन है। सुनते आ रहे हैं बचपन से, तो कह रहे हैं हमारी बॉडी में वाटर की एक फिक्स क्वांटिटी हमेशा रहनी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, चाहे वो बॉडी फ्लूइड में हो, चाहे वो ब्लड में हो, ब्लड का वॉल्यूम हो, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। बॉडी से वाटर का ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपनी बॉडी से डिहाइड्रेट कर दिया, 12% पानी अगर हमने लॉस कर दिया अपनी बॉडी से, अगर हमने अपनी बॉडी से लगभग 12% से ज्यादा पानी लॉस कर दिया तो हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने लगेगा। हमारे सेल के अंदर, हमारे सेल की एक्टिविटी, हमारी बॉडी टिश्यू ऑर्गन की एक्टिविटी अफेक्ट होने लगेगी। तो इसे बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंसंट्रेट, अपनी बॉडी के वाटर को सुरक्षित रखें, कंजर्व रखें। और यूरिन, मतलब अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे रास्ते हैं पानी को बाहर निकालने के। कह रहे हैं यूरिन एक वो रास्ता है जिससे हम लगभग 1 से 1.5 लीटर वाटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वाटर भी प्रेजेंट होती है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होती है और बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो कह रहे हैं हम यूरिन में वाटर के लॉस को मिनिमाइज करके अपने बॉडी में वाटर के लॉस को कंपनसेट करते हैं ताकि बॉडी के अंदर का वाटर कंजर्व रहे। मतलब व्हाई वी प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन? टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर लॉस को कम करना सबसे पहला पर्पस। और इसके लिए हमारे किडनी में नेफ्रॉन्स की स्पेशल अरेंजमेंट, ऐसी स्पेशल डिजाइनिंग की गई है भाई, एक ऐसी डिजाइनिंग की गई है जिसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब ये कैसे संभव हो पाता है, इसको संभव करते हैं, पॉसिबल करते हैं, इसको कर पाते हैं हम अपनी मदद से, जिसे कहते हैं हमारी बॉडी में एक सिस्टम है काउंटर करंट सिस्टम। क्या कहते हैं? काउंटर करंट। इस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हमारे बॉडी के अंदर वाटर लॉस को मिनिमाइज करके कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इस सिस्टम का नाम है काउंटर करंट सिस्टम, इस मैकेनिज्म का नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या नाम है इसका? इसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आवर बॉडी हैव एबिलिटी, हमारी बॉडी में एक एबिलिटी है, नेचुरली एबिलिटी हमने अडैप्ट करी है कि अपनी बॉडी में यूरिन को कंसंट्रेट करें, एक मैकेनिज्म जिसका नाम है काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसकी मदद से। अब क्वेश्चन उठता है कि काउंटर करंट का मतलब क्या है, पहले ये समझें। काउंटर करंट की मीनिंग क्या है पहले हम वो समझें। तो मीनिंग ऑफ काउंटर करंट, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग जो होती है काउंटर करंट की, ये क्या होती है? तो मीनिंग जो काउंटर करंट का मतलब है, उसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो। क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज जब फ्लो करती है तो उसे कहते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो, और इस फ्लो का नाम है काउंटर करंट। इस फ्लो का नाम है काउंटर करंट। तो सिंपल मीनिंग अपने दिमाग में बैठा ले, व्हाट इज काउंटर करंट? जब कोई दो फ्लूइड एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो करते हैं। मतलब आपके पास दो पाइपलाइंस हों, जैसे मान ले ये एक पाइपलाइन है, ये एक पाइपलाइन है और दूसरी पाइपलाइन ये है, दूसरी पाइपलाइन ये है। कह रहे हैं ये देखें, समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पास दो पाइपलाइंस हैं, ये मेरे पास दो पाइपलाइन है, ये कह रहे एक पाइप जे और ये पाइप जे, दो पाइप है और इन दोनों पाइप में अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर इसके अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो जरा देखिए ये एरो दिखाती है, कह रहे ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है, ये राइट डायरेक्शन में जा रहा है और इसके जस्ट ऑपोजिट जा रही है, ये देखें ये लेफ्ट वाली साइड पे जा रहा है। जैसे आप रोड पे ट्रैफिक देखते हो ना, रोड पे ट्रैफिक है, दो अलग अलग लेन बनी हुई है रोड के दोनों तरफ, बीच में सेंट्रल पॉइंट से अगर आप देखो, ये दिल्ली की सेंट्रल रोड, कोई एक रोड मान लो, इस रोड के सेंटर में पेड़ पौधे लगे हैं, इसके राइट और इसके लेफ्ट दो लेन बनी है, दो अलग अलग डायरेक्शन में गाड़ियां जाती हैं, एक तरफ से गाड़ियां इस डायरेक्शन में जा रही है और उसके दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो कह रहे जहां पे इस तरह की रोड वाली अरेंजमेंट होती है, जहां पे चीजें दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करती हैं, इन दोनों ट्यूब्स को एक दूसरे के रेफरेंस में हम इसे कहते हैं काउंटर करंट फ्लो। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं काउंटर करंट, जो एक दूसरे को काउंटर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब क्वेश्चन उठता है ये काउंटर करंट का किडनी से क्या लेना देना, नेफ्रॉन से क्या लेना देना? तो आप कहोगे कि आपके नेफ्रॉन में भी जैसे मान लो अगर आप ट्यूब्स देखो अपने नेफ्रॉन की ट्यूब्स के बारे में याद करो अपने नेफ्रॉन की ट्यूब के बारे में, तो आपको याद आएगा कि आपके नेफ्रॉन की ट्यूब्स में मान लो एक ट्यूब ये है और उसके बिल्कुल पड़ोस में दूसरी ट्यूब जे। याद आ रही है? कुछ याद आ रहा है भाई? याद आ रहा है? एक ट्यूब नीचे जाती हुई और उसका काउंटर ऊपर जाता हुआ, नेफ्रॉन की कौन सी ट्यूब में ऐसा देखने को मिलता है? ये कहां देखने को मिलता है? नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में ये कहां देखने को मिलता है? याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये नेफ्रॉन में दो ट्यूब होती है, हेयर पिन लाइक बेंड, मैंने बताया था आपको। इसमें से एक ट्यूब में फ्लूइड, ये देखो ये है डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब है, जरा ध्यान से देखें, यार डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, जिसमें फ्लूइड का जो फ्लो है, जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, ये एक में ऊपर की तरफ और दूसरे में नीचे की तरफ।
यार ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, इस ऊपर की तरफ जा रही को हम कहते हैं असेंडिंग पार्ट। कौन सा पार्ट है ये है असेंडिंग पार्ट। कौन सा पार्ट है भाई, कौन सा पार्ट है ये कौन सा पार्ट है ये पार्ट जो होता है ये होता है असेंडिंग पार्ट। ऊपर जाने वाला असेंडिंग पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले का। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे जा रहा फ्लूइड फिल्ट्रेट डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ जाती हुई है, ये जो नीचे जा रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट। कौन सा पार्ट है ये है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप है ये। तो एक है असेंडिंग पार्ट ऊपर जा रहा और दूसरा नीचे। क्या ये इस काउंटर करंट जैसा नहीं है? काउंटर करंट जैसा ही तो है, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहा है। पानी जो फिल्टर हुआ है, ये फिल्ट्रेट जो ब्लड का फिल्ट्रेट बना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसके फ्लो की डायरेक्शन आप देखोगे तो ये फिल्ट्रेट नीचे और फिर ऊपर, नीचे और फिर ऊपर, यही है अपोजिट फ्लो, यही है काउंटर करंट फ्लो। क्या ये हो गया आपकी लूप ऑफ हेनले का कमाल? ये किसका कमाल हो गया? ये हो गया आपकी लूप ऑफ हेनले का कमाल। ये पूरी लूप जो है इसे हम नाम दे सकते हैं लूप ऑफ हेनले। इसका नाम है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप, एक डिसेंडिंग लिम्ब और एक असेंडिंग लिम्ब। ये तो क्लियर है। अब कह रहे हैं इस असेंडिंग और डिसेंडिंग से और कंपेयर करो, और कंपेयर करो, थोड़ा और समझो, थोड़ा और पड़ोस में देखो। यार इसके पड़ोस में एक और ब्लड वेसल आती है, एक और वेसल आती है, एक और ट्यूब आती है, इसके जस्ट पास में, इसके करीब से गुजरती है। मैंने बताया था, कह रहे हैं ये इसके जस्ट करीब से गुजरती हुई एक और ट्यूब है जो यू शेप्ड ट्यूब होती है, इसके बिल्कुल पैरेलल गुजरती हुई जाती है, पैरेलली गुजरती हुई जाती है। और इस ट्यूब का नाम होता है, इसको देखें, इसको कहते हैं हम वासा रेक्टा। जो एक ब्लड वेसल है, कौन है? वासा रेक्टा। ये एक ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल के अंदर भी फ्लूइड का फ्लो अगर आप देखो, इसके अंदर भी फ्लूइड का फ्लो देखो, तो यहां देखो ये जा रही है डाउनवर्ड। ये देखो ये डाउनवर्ड जा रही थी, अब इसका फ्लूइड अपवर्ड जा रहा है। तो सिंपल है, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में, जब कभी दो पाइप के अंदर फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन्हें कहते हैं काउंटर करंट फ्लो। तो आप देखो, ये अगर वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा में नीचे जाती हुई वेसल, ये है डिसेंडिंग पार्ट, ये है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट, और ये है असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। क्या नाम है? असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी ये बताने की, मैंने आपको ये कहा, पहले इसको समझो। कह रहे हैं कि मैमल्स की एक ऐसी एबिलिटी है कि वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। हम अपने बॉडी से जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो कंसंट्रेटेड होती है। हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोड्यूस करने का मतलब हमारा मेन पर्पस है वाटर का कंजर्वेशन। हम चाहते हैं अपने यूरिन में वाटर के लॉस को मिनिमाइज करना। मिनिमम वाटर लॉस को एंश्योर करने के लिए हम एक सिस्टम हमारी किडनी ने डेवलप किया, उसे कहते हैं काउंटर करंट सिस्टम या काउंटर करंट मैकेनिज्म। यही बनाता है मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट। जो करंट कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट होती है उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है। इस काउंटर करंट फ्लो का मतलब होता है एनी फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? अपोजिट। तो कह रहे अपोजिट डायरेक्शन में आपके लूप ऑफ हेनले में भी फ्लूइड का फ्लो कर रहा है और वासा रेक्टा में भी कर रहा है, और ये एक दूसरे से अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक दूसरे से क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब इतने क्लोजली एसोसिएटेड है, एक दूसरे के इतने क्लोज है, इतने पास है कि इनमें होने वाली एक्टिविटीज, एक में होने वाली एक्टिविटीज दूसरे को प्रभावित करती है। ये आसानी से एक दूसरे से मसाले एक्सचेंज कर सकते हैं, मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं, इतने क्लोज होते हैं कि ये मटेरियल को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। और इसी एक्सचेंज सिस्टम में इसे कहा गया है दे रन पैरेलली विद ईच अदर, रन पैरेलली विद ईच अदर, जो काउंटर करंट फ्लो बनाती है और रन करती है एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, एक दूसरे के काफी करीब होती है। ये काफी करीब मामला है, करीबी। तो काउंटर करंट अरेंजमेंट तो आपको समझ आ गया। आपको यह समझना है कि इस काउंटर करंट से आखिर हम कैसे किडनी के अंदर से प्रोड्यूस होने वाली यूरिन को हाईली कंसंट्रेटेड बना पाते हैं। कैसा डिजाइन किया है हमने अपनी किडनी को, ऐसा कैसे डिजाइन किया अपनी किडनी को कि ये अपने अंदर से ये स्पेशल अरेंजमेंट की मदद से, स्पेशल फ्लो की वजह से, काउंटर करंट फ्लो की वजह से यूरिन को हाईली कंसंट्रेटेड बना पाती है। क्या इंजीनियरिंग है, क्या मैथमेटिक्स लगाई होगी कि बायोलॉजी के अंदर कौन सी मैथ है कि इस बायोलॉजी के अंदर, इस किडनी के अंदर, इस बायो के अंदर, इस एनिमल के बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग थी जिसमें इंजीनियरिंग की मदद से हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, हाईली कंसंट्रेटेड। तो कह रहे हैं इस अरेंजमेंट को जरा और थोड़ा सा जरा और फैला के जरा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें जरा, एक एक करके एक पॉइंट को समझाऊंगा, हर पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली पॉइंट है आपकी अपनी किडनी का स्ट्रक्चर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी किडनी के अंदर ये हमारी किडनी जो कि बाइकॉन्वेक्स होती है, रेडिश ब्राउन होती है। अभी तो मैं ना रेडिश बना रहा हूं, ना रेडिश ना ब्राउन, सीधा सीधा मैंने बनाया एक किडनी। और इस किडनी या बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये किडनी जो होती है, इस किडनी के अंदर आउटर पार्ट जो होता है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। अरे ये तो आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हो, शुरू से ही आपने इस बात को पढ़ना शुरू कर दिया कि आउटर पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को मेडुला कहते हैं। यहीं से शुरू कर रहा हूं मैं। कैसी डिजाइनिंग की गई है ध्यान से सुनेंगे कि आउटर पार्ट को मैं कहता हूं कॉर्टेक्स, ये है आउटर किडनी का पार्ट, आउटर कॉर्टिकल रीजन या कॉर्टिकल जोन, और ये रहा इनर मेड्यूलरी जोन, इनर पार्ट है जिसे कहते हैं मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। अब ध्यान से सुने, क्या इस कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर जो नेफ्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो तो हमने पढ़ी थी पहले कि कैसे किस टाइप से हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स अरेंज होते हैं, ये हमने पढ़ा था। क्या इस कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो इनका स्पेस होता है, जिसे हम कॉर्टिकल या मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है नेफ्रॉन के बीच में जो स्पेस होता है, अगर हम उसको डिजाइन करके समझें, अगर मैं उसको समझाऊं आपको कि किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला को अगर जोन वाइज आप सेपरेट कर दो, जोन वाइज आप सेपरेट कर दो, जैसे मान लो कि ये रहा आपका, ये जो डिवीजन मैं बना रहा हूं, एक बार पहले इसको समझ ले, ध्यान से समझ ले। मैं जो डिवीजन कर रहा हूं, ये पार्टीशन जो बना रहा हूं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। मैंने कहा कि आउटर पार्ट है किडनी का, इसे मैं कह रहा हूं कॉर्टिकल जोन, इसे कह रहा हूं कॉर्टिकल जोन, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टिकल रीजन ये बाहर पेरिफेरल वाला साइड है। और उसके बाद शुरू हो रहा है मेडुला, जिसमें से ये वाला हिस्सा, इसे मैं कह सकता हूं मेडुला को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं, आउटर मेडुला और दूसरा है डीप इनर मेडुला। अंदर की तरफ आप देखो तो मेडुला के भी दो पार्ट हो गए, आउटर मेडुला एंड इनर मेडुला, इनर मेडुला, आउटर एंड इनर मेडुला, ये हो गए आपके पार्ट्स, किडनी के अंदर के पोर्शंस हो गए, आउटर मेडुला, इनर मेडुला और बाहर का कॉर्टेक्स पार्ट। तो कॉर्टेक्स एक, मेडुला के दो डिवीजन, कॉर्टेक्स मेडुलरी 1, मेडुला 1, मेडुला 2।
अब कॉर्टेक्स से मेडुला, किडनी के अंदर की स्पेस को, कह रहे अभी नेफ्रॉन को भूल जाओ, अभी खाली किडनी के अंदर स्पेस देखो, नेफ्रॉन को बाद में भरेंगे इसमें। क्या किडनी के अंदर का जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर की कंसंट्रेशन, नेफ्रॉन की आदत है, नेफ्रॉन की एक्टिविटी होती है कि मेडुला के अंदर की कंसंट्रेशन हाई होती है। याद रखेंगे, ये जो मेडुलरी जोन होगी, ये जो मेडुलरी जोन होगी, यहां से लेकर के यहां तक का जो मेडुलरी पार्ट आप देख रहे हो, कह रहा हूं मैं, ये मेडुलरी जोन है। और इस मेडुलरी जोन में पर्पस, हमारी किडनी को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है, ध्यान से सुने, कह रहे हमारी किडनी को कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि किडनी के अंदर मेडुला का कंसंट्रेशन हमेशा हाई रहे। ये क्या करेगा, ये मेडुला की कंसंट्रेशन को हाई बना के रखेगा, हाई concentration in medulla। याद रखेंगे, always the medullary concentration, the concentration of medullary interstitium, medullary interstitium, medullary interstitium की concentration of medullary interstitium is very high, ये बहुत हाई है। It is maintained to be very high, इसे मेंटेन किया जाता है वेरी हाई। कह रहे किडनी के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि मेडुला का concentration हाई रहे। अब आप कहोगे कैसे हाई, क्या रेंज होती है? अगर आप रेंज देखोगे तो रेंज आपको बता देता हूं, कॉर्टेक्स में ये concentration 300 मिलीऑस्मोल, 300 मिलीऑसम, भाई साहब ऑसम पर लीटर, लीटर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टेक्स होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। और जैसे जैसे हम डीप मेडुला तक जाते हैं, डीप इनटू मेडुला जब पहुंचते हैं, डीप मेडुलरी रीजन में पहुंचते हैं, तो डीप मेडुला में ये कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये कंसंट्रेशन हो जाती है कितनी, ये लगभग पहुंच जाती है 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर, 1200 मिलीऑस्मोल लीटर -1। समझते जाएंगे एक स्टेप। मैं क्या कह रहा हूं, किडनी के अंदर मेडुलरी पार्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रखना है, ज्यादा रहती है कंसंट्रेशन, कहां 300 होती है कॉर्टेक्स में, और कहां ये 1200, 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेशन मेडुला में डीप पार्ट की होती है। बीच में देखोगे आउटर मेडुला की देखोगे तो यहां से शुरुआत होती है, ये होती है 400 मिली ऑसम पर लीटर, ओएसएम, ऑस्मोल्स कहते हैं इनको, पर लीटर। ये होती है 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर आती है 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और फिर आती है ये 1200 मिली ऑस्मोल। मतलब आप देखो रेंज 300 से 1200। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां है, तो बताओगे डीप मेडुला में, सबसे लोएस्ट पार्ट की। पूछा जाए सबसे ऊपर कंसंट्रेशन कॉर्टेक्स की कितनी, तो बताओगे सबसे कम। सबसे कम कंसंट्रेशन होती है कॉर्टेक्स की, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है डीप इनटू मेडुला। मतलब मेडुला का ये हिस्सा अगर आप देखो, ये जो डीप मेडुलरी रीजन है, यहां पे अगर मैं डीप मेडुलरी रीजन कहूं तो इस रीजन की कंसंट्रेशन सबसे हाई है। दिमाग लगा के सोचो, दिमाग लगा के सोचो, तो आपको ये समझ आएगा कि यही वो जगह है जहां से यूरिन को बाहर निकलना है, यही वो स्थान है जहां से यूरिन बाहर निकलती है। यूरिन यहीं से बाहर निकाली जाती है। सोच के देखो, कह रहे हैं जिस पॉइंट से यूरिन एग्जिट हो रही है, उस एरिया की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, उस एरिया की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है जहां से यूरिन बाहर निकल रही है। कितनी कंसंट्रेशन होती है इस एरिया की? इस एरिया की कंसंट्रेशन है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऑस्मोल पर लीटर। तो कह रहे 300 ऑस्मोल, 1200 होती है यूरिन की कंसंट्रेशन। इतनी हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे? काउंटर करंट से। काउंटर करंट क्या होता है देखे जाए उसकी, मैंने कहा स्पेशल अरेंजमेंट है जिसकी वजह से यूरिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, इनर मेडुला की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। उसको कैसे मेंटेन किया जाता है? तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे, नेफ्रॉन का काउंटर करंट अरेंजमेंट कैसा है, ध्यान से देखें। कह रहे ये रहा मेरा नेफ्रॉन, ये रहा, ये रही मेरी नेफ्रॉन की ट्यूब, ये है मेरी नेफ्रॉन की ट्यूब, बमन्स कैप्सूल, और यहां से शुरुआत होती है, ये है मेरी पीसीटी। कौन है ये? नेफ्रॉन में ये मान लें बमन कैप्सूल है, और इस बमन कैप्सूल के साथ ये जुड़ी है पीसीटी थी। अब इस पीसीटी से आगे जब बढ़ते हैं तो अब शुरुआत होती है लूप ऑफ हेनले। और याद है मैंने बताया था जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनकी पीसीटी के बाद जो लूप ऑफ हेनले है, ये देखें, ये लूप ऑफ हेनले इनकी बहुत लॉन्ग होती है। ये लूप ऑफ हेनले इनकी वेरी लॉन्ग विच रन्स डीप इनटू मेडुला, ये रन करती है डीप इनटू मेडुलरी रीजन। ये देखो मेडुला के डीप पोर्शन तक ये पेनिट्रेट की हुई है, डीप मेडुला में ये जाती है, और फिर ये डीसीटी बनाती है, और डीसीटी से वापस फिर ये जुड़ी होती है कलेक्टिंग डक्ट से। यहां पे आपको मिल जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यहां पे आपको मिल जाएगी कलेक्टिंग डक्ट मिलेगी, स्ट्रेट ट्यूब मिलेगी, ये स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट बनाएगी। वो कॉर्टेक्स था, ये आउटर, ये होगा आउटर मेडुला, और ये होगा इनर मेडुला। बस मतलब आप समझ चुके हो, कुछ नहीं बचा, बस खाली आपको किताब में लिखी गई बात बताने जा रहा हूं, बस कुछ नहीं है। आपको बस काउंटर करंट का देख लेना कि फ्लो किधर से किधर हो रहा है, बाकी सब आपके दिमाग में आ चुका। मैं कह रहा हूं कि इधर नीचे आते समय कंसंट्रेशन हाई रखनी है। कंसंट्रेशन कैसे हाई रखी जाएगी, ध्यान से सुनोगे एक बार, सभी लोग ध्यान से देखो। ये लूप ऑफ हेनले और इसमें करंट मैंने बताया, इस फ्लूइड इस लूप ऑफ हेनले में यहां देखो अभी कंसंट्रेशन बहुत कम है। अभी कह रहा हूं मैं, अभी कंसंट्रेशन इस एरिया की बहुत कम है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है। ये है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहां की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे होती जाएगी, कह रहे जैसे जैसे ये नीचे जाएगी, यहां की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये देखो कह रहे हैं अभी इसकी कंसंट्रेशन कैसी होती जा रही है, नीचे जाते जाते कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, कह रहे नीचे जब आई तो इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो गई, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी नीचे आने के बाद हुई है। ये देखो ये वाला एरिया हाईली कंसंट्रेटेड है। कह रहे फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी हाई है इधर, फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है इधर। ये देखेंगे कह रहे ये जो फिल्ट्रेट था इसकी कंसंट्रेशन डीप मेडुलरी रीजन में सबसे ज्यादा है। लूप ऑफ हेनले के इस जोन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, उसके पहले कम थी, उसके पहले ये कंसंट्रेशन जो थी वो कम थी, ज्यादा हो रही है। मतलब जब ऊपर था फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन, अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन देखोगे तो ये कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितनी थी? यहाँ की कंसंट्रेशन 300 MOSM पर लीटर थी। लेकिन जैसे जैसे ये फ्लूइड नीचे जा रहा है, याद करो मैंने बताया था डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, इट इज परमिएबल फॉर वाटर। ये वाटर के लिए परमिएबल है, ये वाटर के लिए परमिएबल है और अलाउ करती है वाटर की एग्जिट। और जैसे जैसे इसका वाटर लॉस होगा, जैसे जैसे ये अपना वाटर लॉस करेगी, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, जैसे जैसे
ये अपना वाटर लॉस करेगी। ये देखो काउंटर करंट का मजा, कह रहे जब नीचे जा रही है तो इसमें इसने वाटर लॉस किया, नीचे जा रही है परमिएबिलिटी वाटर के लिए ज्यादा, इसने वाटर लॉस किया। और जब ये ऊपर जा रही है, आप देखें कह रहे जब ये ऊपर जा रही है तो परमिएबिलिटी फॉर वाटर, अब कह रहे नहीं है इम्परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल फॉर वाटर, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर वाटर। तो कह रहे अब वाटर की परमिएबिलिटी ध्यान से सुने, कह रहे जब वाटर को यहां से अब्सॉर्ब करोगे तो नेफ्रॉन के अंदर की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। कह रहे यहां जो फिल्ट्रेट था उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जो फिल्ट्रेट का पहले 300 था वो 4 गुना बढ़ गया। कैसे? ड्यू टू लूजिंग वाटर, इसने वाटर लॉस किया। कहां? किडनी के अंदर के स्पेस में, इंटरस्टिशियम में इसको लॉस किया। ये है किडनी के अंदर का स्पेस, ये है किडनी के अंदर का स्पेस, इसे कहते हैं इंटरस्टिशियम। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं इंटरस्टिशियम। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब मेडुला में जाओगे आप तो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और इसी वजह से हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब। अब देखो असेंडिंग लिम्ब, कह रहा है असेंडिंग लिम्ब में जब ये फ्लूइड जाता है, असेंडिंग में जब चढ़ रहा है ऊपर, कह रहा है जब ऊपर चढ़ेगा ये, तो कह रहा है असेंडिंग लिम्ब में जाते समय, असेंडिंग लिम्ब में जाते समय वाटर के लिए परमिएबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब ये केवल और केवल सॉल्ट को अलाउ करेगा। किसको अलाउ करेगा? ये सॉल्ट को अलाउ करेगा। किसको अलाउ करेगा भाई? ये अलाउ करेगा सॉल्ट, मिस्टर सॉल्ट को। ये देखो कह रहा है इसने सॉल्ट के लिए परमिएबिलिटी बढ़ाई, NaCl को ये अब यहां से एब्जॉर्ब करता है, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा, वैसे वैसे यहां से सॉल्ट, वैसे वैसे यहां से सॉल्ट NaCl को एब्जॉर्ब करेगा और वापस फिर से जैसे जैसे NaCl एब्जॉर्ब होगा, जब ये ऊपर जाएगा वापस फिर से कह रहे हैं अपनी बॉडी का वाटर भी रिटेन कर लिया, अपनी बॉडी का वाटर भी रिटेन कर लिया, अपनी बॉडी का वाटर भी रिटेन कर लिया और अपनी बॉडी का सॉल्ट भी रिटेन कर लिया। सॉल्ट को भी बैक कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया फिल्ट्रेट में से, वाटर को भी अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जब फिल्ट्रेट डाउन जा रही थी, जब फिल्ट्रेट डाउन जा रही थी तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, और जब फिल्ट्रेट अपवर्ड जाती है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। जब ये DCT में पहुंचती है तो टॉप ऑफ द DCT में इसकी कंसंट्रेशन लगभग 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है। मतलब अब क्या हो गई? कह रही और कम हो गई, 200, मतलब ये काफी कम हो गई, हाइपोटोनिक हो चुकी है। पहले ये 300 थी नॉर्मल आइसोटोनिक, सेम जैसा ब्लड है वैसा ही है, लेकिन जब नीचे गई है, नीचे गई तो कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसे कहते हैं हाइपरटोनिक। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। तो देखो काउंटर करंट अपोजिट फ्लो, कह रहे नीचे जाते समय हाइपरटोनिक, ऊपर जाते समय हाइपोटोनिक, वापस फिर नीचे आ रही है, वापस फिर ये फ्लूइड नीचे जाएगा, यूरिन यहां से पास होगी, ये रही यूरिन, ये यहां से ये यहां से यूरिन बाहर निकलेगी, और जब ये यूरिन यहां से बाहर निकलेगी उस समय इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ह्यूमन की यूरिन की कंसंट्रेशन 1200 कैसे हो गई? ये 1200 उसी काउंटर करंट से हुई। नीचे जाओगे तो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सॉल्ट बढ़ेगा, नीचे जाते समय सॉल्ट बढ़ेगा, ऊपर जाते समय डाइल्यूशन होगा, नीचे जाते समय वापस फिर सॉल्ट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो फिर से खेला जाएगा, फिर से खेला होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और जैसे जैसे वाटर फिर एब्जॉर्ब होगी कंसंट्रेशन फिर से बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और फाइनली जब यूरिन प्रोड्यूस होगी तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पैदा होगी। तो ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाय द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म कॉल्ड काउंटर करंट, जिसमें लूप ऑफ हेनले का काउंटर करंट अरेंजमेंट इसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना रहा है, हाइपर ऑस्मोटिक बना रहा है, इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी बना रहा है, जो कि 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडुलरी रीजन में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनती है? तो आप बताओगे बिकॉज ऑफ दिस काउंटर करंट अरेंजमेंट। जितना ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा यूरिन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। तो हमने वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ये सिस्टम बनाया है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि फिर इसमें वासा रेक्टा क्या करती है? वासा रेक्टा का क्या काम होगा भाई? तो आप देखो कह रहे जो इन्होंने नेफ्रॉन ने एब्जॉर्ब किया है ना, सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब किया, कह रहे ये तो अपने बॉडी का था ना, अपने ब्लड का कंटेंट था, तो कह रहे अपने ब्लड में इसे वापस भेजना है, अपने ब्लड के सर्कुलेशन में उस फ्लूइड के सॉल्ट और वाटर को वापस भेजना है। कौन उठाएगा उसे? तो उसे उठाने के लिए अब पिक्चर में आता है कौन? वो आता है जिसका नाम है वासा रेक्टा। ये देखो यहां से अब पिक्चर शुरू होती है। वासा रेक्टा एनसीईआरटी ने अलग से बनाया, यहाँ पे वासा रेक्टा के लिए एनसीईआरटी ने अलग से ऐड किया है, ये है वासा रेक्टा। एनसीईआरटी ने दिखाया कि ये एक ऐसा काउंटर करंट फ्लो है, वासा रेक्टा, जो जस्ट अपोजिट है, इसके अंदर भी फ्लूइड का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो ये डाउनवर्ड जारी है, ये जो फ्लूइड है ये डाउनवर्ड, ये डिसेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की, और ये असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा की। इसका मतलब जब वासा रेक्टा में फ्लूइड की एंट्री हो रही होगी, तो इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, पर लीटर। यही ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल 300 होती है, ह्यूमन ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 होती है। ह्यूमन ब्लड की ऑस्मोलैरिटी जो सॉल्ट्स की अमाउंट होती है, ऑस्मोलैरिटी 1 लीटर वाटर में वो होती है 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। 1 लीटर ब्लड में 300 मिली ऑस्मोल्स के पाए जाते हैं, ऑस्मोलाइट्स पाए जाते हैं, वो होती है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी। तो आप देखो जब वासा रेक्टा, ये रही वासा रेक्टा, मैं इसको लिख रहा हूं, ये है हमारी वासा रेक्टा, ये वासा रेक्टा का ये नीचे जाने वाला एरिया है। कह रहे जब ये आया था यहाँ पे फ्लूइड, जब इसके अंदर फ्लूइड की एंट्री हो रही है, तो ये फ्लूइड की एंट्री हो रही है 300 मिली ऑस्मोल पे, वासा रेक्टा में एंट्री हो रही है 300 पे। लेकिन अब देखो काउंटर करंट फ्लो फिर आता है, कम इनटू द पिक्चर। कह रहे पिक्चर में फिर वासा रेक्टा की बात, फिर काउंटर करंट। कह रहे इसका फ्लूइड नीचे जा रहा है, कंपेयर करो, इसका फ्लूइड नीचे जा रहा है और इसका फ्लूइड ऊपर जा रहा है, इसका फ्लूइड ऊपर जा रहा है, ये फ्लूइड यहां का फ्लूइड ऊपर जा रहा है और यहां का फ्लूइड नीचे जा रहा है, ये डाउनवर्ड है। तो कह रहे हैं इस डाउनवर्ड को अगर कंपेयर करोगे इस अपवर्ड से, तो कह रहे हैं यहां पे जाने वाला 300 इसके अंदर से अपने वाटर को लॉस करके, इसके अंदर ये सॉल्ट ऐड करता है। किसको ऐड करता है? NaCl को ऐड करता है। किसको ऐड करता है? NaCl को ऐड करता है।
तो जितना इसमें सॉल्ट ऐड होगा ये वापस 300 से ये भी कितना हो जाएगा 1200। मतलब हमने क्या किया, अपने ब्लड के अंदर सॉल्ट को रिटेन कर लिया, वापस भेज दिया। यानी इस सॉल्ट को यूरिन में हम लॉस ना करें, यूरिन में लॉस ना हो, इसलिए हमने इसे वापस ब्लड में भेज दिया। तो कह रहे ये जो सॉल्ट है NaCl जो हमने यहाँ असेंडिंग लिम्ब से एब्जॉर्ब किया था, असेंडिंग लिम्ब से एब्जॉर्ब किया था, उस सॉल्ट को यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, उस सॉल्ट को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये देखो ये मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, इसी वजह से यहां की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई 1200। और जो वाटर मैंने यहां एब्जॉर्ब किया, ये जो वाटर मेरा है, इस वाटर को इधर मैं इस वाटर को ऐड कर दूं, इधर इस वाटर को ऐड कर दूंगा, तो इसको ऐड करने से इसका डाइल्यूशन हो जाएगा। वापस फिर से जब ये एग्जिट होगी तो इसकी कंसंट्रेशन 300 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। तो कहानी का कुल मिलाकर के सारा का सारा जो कंक्लूजन है वो ये है, ध्यान से सुने। सारा कंक्लूजन कुल मिला के ये है कि मुझे मेडुला की कंसंट्रेशन हाई करनी है। मुझे इस मेडुला वाले जोन की कंसंट्रेशन को हाई रखना है, यहां पे हाई कंसंट्रेशन रखनी है ताकि यूरिन की कंसंट्रेशन हाई रहे। यूरिन की कंसंट्रेशन को हाई बनाने के लिए मैंने एक ऐसी स्पेशल अरेंजमेंट करी है जिसमें ट्यूब्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कराती है, जिसमें ये जो नेफ्रॉन है वो अपना वाटर लॉस करता है डिसेंडिंग लिम्ब में और असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। टोटल कुल मिला के कंसंट्रेशन मेडुला की हाई रखनी है। मेडुलरी कंसंट्रेशन को हाई बनाए रखने के लिए मैं इस पार्ट में ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट ऐड करता हूं। इस पार्ट में मैं याद करो मैंने बताया था यहां पे कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में यहां कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी एब्जॉर्ब होता है। तो ये मतलब क्या है, यहां पे कह रहे यूरिया को एब्जॉर्ब क्यों किया है, यूरिया को क्यों एब्जॉर्ब किया गया है, क्योंकि यूरिया जो होती है, यूरिया जब इस एरिया में रहेगी तो इस एरिया की कंसंट्रेशन हाई रहती है। देसी कंसेप्ट है भाई, कि देसी कंसेप्ट है ये कि किडनी के अंदर ध्यान से सुने, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे इस किडनी के अंदर मेडुलरी पार्ट में मेडुला के अंदर मेडुला की कंसंट्रेशन को रखना है हाई। क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन को रखना है, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी वेरी हाई। कह रहे मेडुला की कंसंट्रेशन को मैं रखूंगा हाई। तो मेडुला की कंसंट्रेशन को मैंने हाई रखना है। ये मैं इस मेडुला की कंसंट्रेशन को हाई रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, पूरी साजिश करूंगा। मैं इस मेडुला की कंसंट्रेशन को हाई रखने की पूरी कोशिश और पूरी साजिश करूंगा। ये साजिश रची जाएगी। ये देखो मैंने मेडुला को मान लिया कि इसको मैंने हाईली कंसंट्रेटेड रखा है, ये मेरी मेडुला है, ये इनर मेडुलरी पार्ट है। और यहीं से मैं एग्जिट करवाता हूं, किसकी, यही वो पॉइंट है जहां से यूरिन बाहर जाता है, यही वो पॉइंट है जहां से यूरिन बाहर जाएगा। ये यूरिन यहीं से बाहर जाएगा और यूरिन जब उस समय बाहर जा रहा होगा इसकी कंसंट्रेशन होगी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेडुला से जब किडनी से बाहर निकलेगा, यूरिन बाहर निकलेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी हाई रखनी है। मुझे इसे हाई रखना है। रीजन है हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करने का, रीजन है टू कंजर्व वाटर। बॉडी में वाटर को कंजर्व रखने के लिए मैं प्रोड्यूस करता हूं हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। कैसा, हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन। और हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन कैसे बनेगी, जब वाटर को मैं ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा। और इसके लिए मैंने क्या किया, यहां इस एरिया में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, मेडुलरी रीजन में कंसंट्रेशन जो होती है वो इस मेडुलरी पार्ट में बहुत ज्यादा रखता हूं मैं। हाई कंसंट्रेशन, कह रहे हैं इस रीजन में हाई कंसंट्रेशन रहेगी। क्या रहेगी, कह रहे हैं इस रीजन में हाई कंसंट्रेशन जब रहती है, ध्यान देंगे बहुत ही आसान कांसेप्ट है। कह रहे हैं इस रीजन की कंसंट्रेशन मैंने रखी है हाई। मेडुला की कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज वेरी हाई, मेडुला इज हाई। या ऐसे लिखिए मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज वेरी हाई। मैंने क्या कहा, मैंने मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को क्या किया, बहुत हाई रखा है। कैसे रखा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन ऐड करी है, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, NaCl ने एंड यूरिया। मैंने क्या कहा, यूरिया इसमें ऐड कर दिया। तो कह रहे हैं NaCl और यूरिया यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। कह रहे हैं ये दोनों जब हाई रहेंगे इस रीजन में, जब यूरिया और NaCl हाई रहेंगे, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कह रहे हैं जब इस रीजन में यूरिया और NaCl हाई रहेंगे, और उस समय जब नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट इस एरिया से गुजर रही होगी, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट जो होती है जब इस एरिया से गुजर रही होगी, ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं यहां से जब फिल्ट्रेट अंदर जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, जब फिल्ट्रेट इस कलेक्टिंग डक्ट में जाता होगा, कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादा है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान, लास्ट पार्ट आप पढ़ रहे हो। कह रहे जब इस एरिया की कंसंट्रेशन मैंने हाई कर दी, हाई सॉल्ट कर दिया, हाई यूरिया कर दिया, तो जो वाटर होगा यहाँ पे, तो अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, कह रहा हूं मैं जो वाटर होगा इस वाले पार्ट में, कह रहे जब कंसंट्रेशन इस एरिया की हाई होगी, जब NaCl, जब इस एरिया में NaCl और यूरिया हाई होगा, NaCl और यूरिया जब यहाँ पे हाई होगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो वाटर किधर जाता है, वाटर उस एरिया में जाता है जहां पे सॉल्ट ज्यादा होगा, वाटर वहां जाएगा जहां सॉल्ट ज्यादा होगा। मतलब यहां से मैं वाटर को रीअब्सॉर्ब कर पाऊंगा। इस एरिया में मेडुलरी पार्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा पानी यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर यहां से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये वाटर जो होगा ये बाहर निकाल दिया जाएगा, और इसी वजह से जब यूरिन यहां बाहर निकलेगी, तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगी। तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3-4 चीजें बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है, बैठा लेनी है। एक, काउंटर करंट अरेंजमेंट। क्या पढ़ना है, क्या समझना है, काउंटर करंट अरेंजमेंट। कि काउंटर करंट अरेंजमेंट होती क्या है, काउंटर करंट अरेंजमेंट एक। दूसरा आपको पढ़ना है कि NaCl और यूरिया का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ NaCl एंड यूरिया। और तीसरा पढ़ना है कि कंसंट्रेशन जो होती है हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन हाइपर ऑस्मोटिक करने के लिए, हाइपर ऑस्मोटिक यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन करके। मतलब एक ऐसी डिजाइनिंग की गई है जिसकी वजह से हम मेडुला की कंसंट्रेशन को हाई रखेंगे
मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी तो कलेक्टिंग डक्ट से हाई वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुला लीड्स टू मूवमेंट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हियर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा। यही अरेंजमेंट काउंटर करंट अरेंजमेंट है जिसमें लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। क्या करती है? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स इट। यही कुछ 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। यही काउंटर करंट मैकेनिज्म का कोर है, यही सारा समरी है। अब इस कहानी को एनसीईआरटी की लाइनों से भी समझ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है जरा उसको भी देख ले। क्या पता एनसीईआरटी में कोई ऐसी बात हो जाए जो हमने डिस्कस ना करी हो। देख ही लेते हैं भाई, देख लेते हैं, सुन लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कह रही है एनसीईआरटी। पहली लाइन कहती है मैमल्स, हम हैं मैमल्स। पहली लाइन कहती है मैमल्स के पास एक एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स की एबिलिटी होती है क्योंकि यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, मतलब उसमें वाटर कम होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम बनाते हैं। एक बात। दूसरा कहता है इसके लिए हेनलेज लूप और वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, ये 2 पॉइंट पहली लाइन में लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी लाइन, अगली लाइन पे चलते हैं। क्या हुआ? कह रहे हैं ऐसा कैसे हो पाता? कह रहे हैं दो फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं 2 लिम्स में। कह रहे हैं अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें, हेनलेज लूप की बात करें, तो वो लूप ऑफ हेनले में भी क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो करते हैं। अगर हम हेनलेज लूप की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है। ये जो फ्लो हमने पढ़ा, कह रहा है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं। इसी को कहते हैं काउंटर करंट। एक जा रहा है डाउनवर्ड और एक जा रहा है अपवर्ड। ये तो लूप ऑफ हेनले की कहानी होगी। लूप ऑफ हेनले की कहानी कह रहे हैं उसी तरीके से वासा रेक्टा की भी मैं अगर बात करूं, 2 लिम्स ऑफ वासा रेक्टा की भी बात करूं तो वो भी इसके बिल्कुल पैरेलल रन करता हुआ ये भी काउंटर करंट बनाता है। और एक में फ्लूइड का फ्लो डाउनवर्ड तो दूसरे वाले में फ्लूइड का फ्लो अपवर्ड होता है। ये भी काउंटर करंट होता है। और कह रहे हैं इन सब का अल्टीमेट होता है, कह रहे हैं अगर हम इन दोनों को देखें एक दूसरे से काफी क्लोजली, द प्रॉक्सिमिटी, कह रहे प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, कितना करीब है ये एक दूसरे से, इतना करीब है ये दोनों। कह रहे प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। कह रहे और इन दोनों के बीच में जो काउंटर करंट है कुछ ऐसा होता है कि दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलरिटी। कह रहा है ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम फ्रॉम 300 कॉर्टेक्स से लेकर के, मतलब कॉर्टेक्स टू मेडुला अगर आप देखोगे, कॉर्टेक्स से मेडुला में अगर आप देखोगे तो ये 300 से लेकर के 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक होती है। ये मैंने बताया कॉर्टेक्स से मेडुला की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है। यानी ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ये जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। तो दिस डिफरेंस इज कॉज्ड बाय 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, NaCl और यूरिया। इसकी वजह से ये ग्रेडियंट, ये डिफरेंस क्रिएट हो पाता है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। जब लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जाती है, मैंने बताया था आपको, हेनलेज लूप जो होती है, जरा चित्र में देखें, यहां देखो, आप इस चित्र को देखो, हेनलेज लूप में जब आप असेंडिंग लिम्ब में जाते हो, ये देखो ये असेंडिंग लिम्ब है। तो जब असेंडिंग लिम्ब में जाते हो तो यहां से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। ये सब सॉल्ट NaCl ये सारा सॉल्ट अब्सॉर्ब किया हुआ है और इसी सॉल्ट के रीअब्जॉर्प्शन की वजह से यहां पे सॉल्ट भरा हुआ है, इस एरिया में सॉल्ट भरा हुआ है। यूरिया यहां से अब्सॉर्ब हुआ है, ये यूरिया अब्सॉर्ब हुआ है, यहां यूरिया भरा है, यहां सॉल्ट भरा है। इस एरिया की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया इनकी वजह से हमने इस एरिया की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, ताकि जब पानी इधर से होकर के जाएगा, जब फिल्ट्रेट यहां से होकर के जाएगा तो इससे वाटर को हम रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। कर लिया वाटर को रीअब्सॉर्ब। ये तो हो गया हमारा अरेंजमेंट काउंटर करंट का, एक जो नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले से रिलेटेड है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपका वासा रेक्टा है, ये जो वासा रेक्टा है, इसमें भी काउंटर करंट है। इसका फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। ये अपने अंदर ये जो सॉल्ट था उसमें से एक्सेस सॉल्ट को एब्जॉर्ब करके कुछ वाटर बाहर निकाल देता है और इसकी भी कंसंट्रेशन 1200 हो जाती है। तो कह रहे इस सॉल्ट को यहां रिटेन कर लेना इसका काम है। तो कह रहे डाउनवर्ड जाते हुए सॉल्ट को रिटेन कर लेना, अपवर्ड जाते हुए सॉल्ट को वापस ऐड कर देना। कह रहे सॉल्ट को वापस ऐड कर देना। इस एरिया में सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हमेशा, NaCl की कंसंट्रेशन को हमेशा हाई रखेगा। तो मेडुला में कंसंट्रेशन हाई रख के यूरिन की कंसंट्रेशन को हाई बनाना, यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या कहती है एनसीईआरटी? थोड़ा और पीछे चल के देखते हैं। यानी यहां पे जो हमने देखा, दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप व्हिच इज एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। यानी जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप ने जो सॉल्ट बाहर भेज दिया, जो सॉल्ट यहां असेंडिंग लिम्ब ने बाहर भेज दिया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने उसी सॉल्ट को प्राप्त कर लिया। तो कह रहे ऊपर जाते वक्त जो सॉल्ट लॉस हुआ, नीचे जाते वक्त वही सॉल्ट गेन हुआ। यही तो है काउंटर करंट, यही तो है अपोजिट फ्लो। इसी अपोजिट फ्लो की तो बात हम शुरू से कर रहे हैं कि काउंटर करंट किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ध्यान देखें, कह रहे NaCl इज रिटर्न्ड टू इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। वो जो NaCl उस वासा रेक्टा में गेन करी थी, वो NaCl वापस रिटर्न कर दी जाती है। जब ये नीचे जाती है तो सॉल्ट छोड़ती हुई जाती है। जब नीचे जाती है तो सॉल्ट लेती हुई जाती है, छोड़ती नहीं, लेती हुई जाती है। और जब ये ऊपर जाती है तो वापस सॉल्ट को रिलीज कर देती है। यही काउंटर करंट फ्लो इस एरिया में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा के रखती है। इसी की वजह से यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई रहती है 1200। बस यही तो आपको याद रखना है कि नीचे जाते हुए सॉल्ट ऐड होगा। बस नीचे जाएंगे तो सॉल्ट बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। बस ये 2 चीज दिमाग में भेजने में चिपका ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। क्या अब सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कुछ अमाउंट में यूरिया भी थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में एंटर कर जाती है हेनलेज लूप में, व्हिच इज पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कह कुछ यूरिया ऐड होगी, वापस वो कलेक्टिंग डक्ट से अब्सॉर्ब हो जाती है। The above described transport of substances are facilitated by the special arrangement of Henle's loop and Vasa recta। इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। यही सारी लाइन हमने डिस्कस करी। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में मेडुला में हाई कंसंट्रेशन रखनी है। बस
मेडुला में हाई कंसंट्रेशन रखनी है। कह रहे प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पैसेज ऑफ वाटर। ये जब हाई होगा तो कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिन में से ज्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इसी का रिजल्ट होगा हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब हम प्रोड्यूस करते हैं यूरिन विद द कंसंट्रेशन मिलीऑस्मोल 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस द यूरिन नियरली 4 टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 टाइम्स हाईली कंसंट्रेशन होती है यूरिन की। अगर आप बात करोगे नॉर्मल कंसंट्रेशन जो ब्लड की होती है, ब्लड की कंसंट्रेशन 300 है, यूरिन की कंसंट्रेशन उससे 4 गुना ज्यादा होती है 1200। इसका मतलब क्या है कि हमने वाटर को इधर से रीअब्सॉर्ब कर लिया। ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिटेन करना और यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाना, यही है काउंटर करंट मैकेनिज्म। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है, केवल एक्सप्लेन किया है ताकि आपको हर वो लाइन जो एनसीईआरटी में दी हुई है वो आपको बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर हो जाए, इसलिए इतना लंबा एक्सप्लेन किया। नहीं तो है ये केवल 4 लाइन की बात है कि काउंटर करंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है। यूरिन की कंसंट्रेशन को हमें हाई रखना है ताकि वाटर को कंजर्व कर सके और इसके लिए हम मेडुला के अंदर कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देते हैं उस काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू। उस अपोजिट डायरेक्शन फ्लो का मतलब ये है कि वो अपोजिट फ्लो करके मेडुला के अंदर हाई कंसंट्रेशन रखेगी और हाई कंसंट्रेशन मेडुला की होगी तो इसी वजह से यूरिन की कंसंट्रेशन भी हाई हो जाएगी क्योंकि वाटर हाई कंसंट्रेशन की तरफ भाग जाता है। तो कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा वाटर मेडुला में चला जाए और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाए, हमारा पर्पस यही है। यही कंसेप्ट है काउंटर करंट का। तो अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे, एक गिलास पानी पी करके फटाफट जल्दी से शुरू करते हैं अगला टॉपिक। हाँ जी, तो अगला टॉपिक है आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डिस्कस करेंगे आफ्टर काउंटर करंट, दैट इज व्हाट शुरू होगा। अरे भाई कहां चले गए तुम? हम शुरू करेंगे मिक्चुरेशन। क्या शुरू करेंगे बेटा? हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन शुरू करेंगे और मिक्चुरेशन का जो प्रोसेस है, पहले इसको मीनिंग इसका समझ लें कि मीनिंग क्या है मिक्चुरेशन की, अपने आप समझ आ जाएगा होता क्या है ये। तो मिक्चुरेशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइनल एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, फाइनल एलिमिनेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन का फाइनल एग्जिट जो होता है इसे कहते हैं हम मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यूरिन को फाइनली एग्जिट आउट कर दिया जाता है, यूरिन को निकाल दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं यूरिन ब्लैडर में स्टोर होती है, तो अब वो ब्लैडर से जब बाहर निकाली जाती है तो इस प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू। उस मैकेनिज्म में हम एक रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है, उसे कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। तो याद रखेंगे यह प्रोसेस जो यूरिन रिमूवल का है, द प्रोसेस जो यूरिनेशन का है, उस मिक्चुरेशन में एक रिफ्लेक्स काम करता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म काम करता है, उसे कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। एक बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो। रिफ्लेक्स क्या होता है पहले समझो। रिफ्लेक्स का मतलब ये समझ लो कि जैसे मान लो कि कोई पिन चुभ हुई आपकी फिंगर, ये मान लो आपकी फिंगर है, अभी आपको पता नहीं चल रहा, आप ऐसे सोए हुए हो, अचानक से किसी ने आपकी फिंगर पे ऐसे पिन चुभोया, आपको दर्द का एहसास हुआ, आपने इमीडिएट अपनी फिंगर हटा ली। किसी गर्म चीज पे हाथ पड़ते ही हाथ एकदम से हटाना, अरे बहुत हॉट किसी कप के ऊपर हाथ पड़ जाए तुरंत आप अपना हाथ हटाते हो, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी का एक सडन रिस्पॉन्स है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो इमीडिएटली आप देते हो किसी भी चीज के लिए, जो आपके सबकॉन्शियस कंट्रोल में होता है, कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली कंट्रोल होता है। तो जब हम बात करते हैं किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन की, तो वो शुरुआत उसकी होती है किसी एक स्टिम्युलस से। कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन एक स्टिम्युलस से शुरू होता है। जैसे कोई स्टिम्युलस अपने रिसेप्टर पे पड़ता है, स्टिम्युलस अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है, वो रिसेप्टर जो उस स्टिम्युलस को रिसीव करता है, स्टिम्युलस का मतलब होता है कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी चेंज। जब भी कभी कोई डिस्टर्बेंस या कोई चेंज आपके एनवायरमेंट में हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही है आपके आसपास के एनवायरमेंट में, वो रिसीव करता है कोई रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर से ये मैसेज कैरी करता है, ये देखें, उस रिसेप्टर से ये मैसेज कैरी करता है आपका एक न्यूरॉन, ये देखें, ये होता है सेंसरी न्यूरॉन इसे कहते हैं। यानी इस न्यूरॉन ने ये सेंसेशन यहां से रिसीव करी और अब ये सेंसेशन रिसीव करके आगे इसे ट्रांसमिट कर रहा है, ये देखें, ये लेकर के जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये मैसेज लेकर के जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये देखो, ये जो है यानी ये जो न्यूरॉन है ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये मैसेज पहुंचाता है। एक एक बात समझेंगे, एक स्टेप बाय बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। कह रहे हैं कि सबसे पहले स्टिमुलस आएगी, स्टिमुलस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, ये रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपने न्यूरॉन्स के थ्रू जाएगा, इसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं इसे? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। अब ये सेंसरी न्यूरॉन जब मैसेज को सीएनएस पे पहुंचाएगा तो अब सीएनएस अपना ऑर्डर भेजेगा, क्या भेजेगा? सीएनएस अपना ऑर्डर भेजेगा दूसरे न्यूरॉन की मदद से। ये देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब अपना रिस्पांस भेजेगा दूसरे न्यूरॉन के थ्रू। ये कमांडर है, इस सीएनएस ने अपनी कमांड भेजी है, कह रहे ऑर्डर भेजा है, ऑर्डर इशू करा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ऑर्डर इशू करा है इस न्यूरॉन के थ्रू, जिसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का नाम होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये ऑर्डर लेकर के जाएगा और फाइनली यहां से ये जो इफेक्टर मसल होती है या इफेक्टर पार्ट होता है बॉडी का, ये जो इफेक्टर ऑर्गन होगा, ये जो ऑर्गन होगा इसे कहेंगे इफेक्टर ऑर्गन। क्या नाम होगा इसका? इस ऑर्गन का नाम होगा भाई, इसे कहेंगे इफेक्टर। और ये इफेक्टर क्या करेगा? अब रेस्पॉन्स देगा। रेस्पॉन्स का मतलब जैसे हाथ, मैंने कहा गर्म चीज लगा, मैंने हाथ हटा लिया, ये रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स है। तो कह रहे रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? कह रहे यहां स्टिमुलस लेने से लेकर के रेस्पॉन्स देने तक इस पूरे एक्शन को, कह रहे ये जो पूरा एक्शन जनरेट हुआ है यहां स्टिमुलस लेने से रेस्पॉन्स देने तक इसी पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। स्टिमुलस रिसीव होने से लेकर के रेस्पॉन्स देने तक इस पूरे प्रोसेस को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो मिक्चुरेशन भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, यूरिनेशन भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। तो यूरिनेशन जो रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से जनरेट होता है, मैंने कहा ये रिफ्लेक्स एक्शन कब जनरेट होता है, ध्यान से सुनिए, इसमें कहां से स्टिमुलस और कैसे। तो कह रहे जब ब्लैडर फिल हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर
इज द साइट फॉर यूरिनरी ब्लैडर, इज द साइट फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन। क्या करता है ये स्टोरेज करता है ऑफ यूरिन, यूरिन की स्टोरेज करता है ये। तो ये स्टोरेज ऑर्गन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है। लेकिन जैसे जैसे ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होती जाती है उसकी वॉल पे स्ट्रेच बढ़ता जाता है। यूरिन जब ब्लैडर में स्टोर होगी तो वॉल पे स्ट्रेच बढ़ता जाएगा, वॉल पे स्ट्रेच प्रेशर बढ़ेगा। अरे वॉल पे जब स्ट्रेच बढ़ेगा तो याद रखेंगे यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स होती हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स विच आर लोकेटेड इन द वॉल ऑफ ब्लैडर, स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स इन द वॉल ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर की वॉल में जो यूरिन जहां स्टोर होती है उसकी वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स इन द वॉल ऑफ ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में कुछ स्पेशल सेल है जो खिंचाव होता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो यूरिन भरी उसका जो खिंचाव है, जो तनाव है, उस तनाव से मुक्ति पाने के लिए ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेल एक्टिव हो जाती है। और जैसे ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेल एक्टिव हो जाती है इन द वॉल ऑफ ब्लैडर आर एक्टिवेटेड, ये एक्टिव हो जाती हैं, दे आर एक्टिवेटेड एंड सेंड द सिग्नल्स। क्या करती हैं? सेंड द सिग्नल्स। जो सिग्नल इसे मिला है, जो स्टिमुलस इसे मिला है, सिग्नल्स सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां भेजती हैं? टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे समझ लो कि ये रिसेप्टर जो है ये वॉल ऑफ ब्लैडर में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में ये सेल्स, स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड है। और यहां ये जब एक्टिव होती है तो ये सेंसरी सिग्नल भेजती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये मैसेज भेज दिया जाता है। जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज प्राप्त होता है, यहां से फिर अब सिग्नल जनरेट होते हैं। अब ये आपको बताने लगता है कि अब यूरिन का निकालने का समय हो गया। जैसे ही आपको पता चलता है कि यूरिन भर चुकी है, इसे निकालने का समय आता है, अब क्या होता है? नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड्स द सीएनएस रेस्पॉन्स देता है, सेंड्स द रेस्पॉन्स, सेंड्स द रेस्पॉन्स वाया इफरेंट न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स? इफरेंट, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, उन मोटर न्यूरॉन्स की मदद से ये मैसेज भेजा जाता है फॉर मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन के लिए ये मैसेज भेजा जाता है वॉल ऑफ ब्लैडर पे, सो दैट यूरिनेशन की जा सके, यूरिन को फाइनली एक्सपेल आउट किया जा सके, निकाला जा सके। तो सेंड द रेस्पॉन्स वाया इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन फॉर मिक्चुरेशन, दैट इज फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन, दैट इज फॉर रिमूवल ऑफ यूरिन। फाइनली अब यूरिन को एग्जिट किया जाएगा, रिमूवल होगी यूरिन की, और इसी प्रोसेस को कहते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इसी का नाम है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मतलब अब ये सिग्नल आपको पता चल जाएगा कि आपको अब ब्लैडर खाली करना है। जैसे ही सिग्नल ब्रेन को मिला, ब्रेन ने आपको ऑर्डर दिया भाई चले जाओ, इमरजेंसी हो रही है, आप जाते हो, एब्डोमेन को प्रेस करते हो, अपने एब्डोमेन को प्रेस करते हो, और प्रेशर लगते ही वॉल ऑफ ब्लैडर जो होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है और यूरिन बाहर चली जाती है। तो इस प्रोसेस को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये पूरा एक्शन जो रिफ्लेक्स का है, वो एक्शन सिग्नल जनरेट होने से लेकर के, स्टिमुलस जनरेट होने से लेकर के फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, जब यूरिन ब्लैडर फिल होने लगता है तब से लेकर के एग्जिट तक के पूरे प्रोसेस को कहते हैं सिग्नल जनरेट होने से एग्जिट तक का पूरा प्रोसेस, जिस पूरे प्रोसेस को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। जरा फटाफट देख लेंगे। यानी अगर आप समझो कि नॉर्मली ये है आपका ब्लैडर, नॉर्मली दिस इज योर ब्लैडर, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये है हमारा आपका सभी का यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर को स्टोरेज ऑर्गन कहते हैं। और इस स्टोरेज ऑर्गन की वॉल में मैंने आपको पहले बताया था, इसकी वॉल में बड़ी स्पेशल टाइप की स्मूथ मसल पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, इसे हम डेट्रूसर मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्रूसर मसल कहते हैं। और इसकी लाइनिंग में जो एपिथेलिया पाई जाती है उसे हम ट्रांजिशनल एपिथेलिया कहते हैं। ये हमने ब्लैडर में पढ़ा था कि ब्लैडर जो होता है वो दिखने में ट्राइएंगल, 3 एंगल जैसा दिखाई देगा, ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देगा, क्योंकि इसमें 3 पाइप आकर के खुलती है। एक होती है यूरेटर की इधर से, ये यूरेटर है, और ये दूसरा यूरेटर है। दोनों यूरेटर आकर के इसके 2 कॉर्नर्स पे खुल रहे हैं, और तीसरा कॉर्नर जो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, वो तीसरा कॉर्नर है यूरेथ्रा की ओपनिंग। ये यूरेथ्रा होती है। लेवलिंग हमने पहले भी करी हुई है, आज फिर कर लेते हैं। ये आपकी हो गई यूरेथ्रा, ये हो गई यूरेथ्रा, ये हो गई यूरेटर। यूरेटर नाम है इनका, ये यूरेटर्स हैं, और ये रही ब्लैडर। ये कौन है? यूरिनरी ब्लैडर है। और ब्लैडर की वॉल में कुछ खास पॉइंट्स के बारे में पता है। यहाँ होते हैं स्फिंक्टर्स। क्या होते हैं? इसका होता है स्फिंक्टर, इसे यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स कहते हैं। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं। और ये जो वॉल में पिंक कलर से मैंने बनाई है, ये है डेट्रूसर मसल। कौन सी मसल? डेट्रूसर मसल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? इसे कहते हैं डेट्रूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल्स कहते हैं। तो इतनी बात अगर समझे, कह रहे हैं ब्लैडर में नॉर्मली स्टोरेज जो यूरिन की होती है, नॉर्मली आवर ब्लैडर, या ऐसे लिख लें मैक्सिमली आवर ब्लैडर कैन मैक्सिमली स्टोर approximately 600 to 800 ml और sometimes maximum up to 1000 ml of urine maximally at a time। एक टाइम पे नॉर्मली 600 से 800 बहुत ज्यादा मैक्सिमली स्ट्रेच होगा तो 1000 ml तक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी वॉल में स्ट्रेच बढ़ना शुरू होता है, क्या यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में जब यूरिन फिल होनी शुरू होती है तो स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है आपकी जब फिलिंग हो रही होती है, वाइल फिलिंग ऑफ ब्लैडर, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। जब ब्लैडर की फिलिंग हो रही होगी, वाइल फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, जब ब्लैडर फिल हो रहा होगा तो याद रखेंगे डेट्रूसर मसल्स रिलैक्स्ड रहती हैं। डेट्रूसर मसल्स आर रिलैक्स्ड। डेट्रूसर मसल्स जो होती हैं, ये जो होती हैं, डेट्रूसर मसल्स जो होती हैं ये रिलैक्स्ड होती हैं। डेट्रूसर मसल्स आर रिलैक्स्ड। और दूसरा उसी में जो स्फिंक्टर होता है, जो इंटरनल स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर ये भी मसल्स ही होती है, याद रखेंगे, मॉडिफाइड मसल है। ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, आप देखोगे तो समझ आएगा, भी कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। ध्यान से देखें, यानी ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज है, ये जो स्फिंक्टर है ये क्लोज है भाई। और ये जो ब्लैडर मसल है ये रिलैक्स्ड है। ब्लैडर मसल जब रिलैक्स्ड रहेगी, ये वॉल ऑफ ब्लैडर रिलैक्स है, तभी तो इसके अंदर यूरिन भर पाएगी। यानी इसके अंदर यूरिन भर रही है तो वॉल इसकी रिलैक्स है, मसल एकदम रिलैक्स है। कहीं भर जाओ, स्ट्रेच कर दो जितना कर सकते हो, लेकिन गेट बंद रखती है। ये देखो स्फिंक्टर क्लोज रहता है। यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूं इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज्ड। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है फिलिंग के टाइम पे, और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्लोज्ड रहता है।
जब फिलिंग हो रही है, फिलिंग के टाइम पे जब ब्लैडर भर रहा है उस समय ये क्लोज रहता है, लेकिन जब एग्जिट होगा ध्यान रखेंगे ऐसे में डेट्रूसर मसल रिलैक्स भी रहती है। डेट्रूसर रिलैक्स्ड है, डेट्रूसर मसल जो है ये रिलैक्स्ड है, डेट्रूसर मसल रिलैक्स्ड है और इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज्ड है। लेकिन जैसे ही एम्प्टीइंग, जब एग्जिट की बारी आती है, वाइल मिक्चुरेशन जब यूरिन बाहर निकल रहा होगा उस टाइम पे क्या करता है, जैसे ही सिग्नल इसकी वॉल पे मिलता है, मिक्चुरेशन का सिग्नल इसकी वॉल पे मिलता है, ये दो चीजें ध्यान से सुनेंगे। फॉर मिक्चुरेशन, जैसे ही मिक्चुरेशन का सिग्नल मिलता है, ध्यान रखेंगे, जैसे ही मिक्चुरेशन का सिग्नल मिलता है डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो लिखेंगे वाइल मिक्चुरेशन इंटरनल स्फिंक्टर ओपन, इंटरनल स्फिंक्टर जो लगा है मसल वाला वो इंटरनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है। क्या हो जाता है, वहां की मसल रिलैक्स कर जाती है, लेकिन डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। क्या रहता है, डेट्रूसर मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मतलब ब्लैडर वॉल की जो मसल है, ब्लैडर के अंदर यूरिन भर चुकी है, ब्लैडर में यूरिन भर चुकी है, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम ध्यान से सुने, कह रहे हैं जब बोतल में पानी भर चुका है, कह रहे हैं इसको निकालना है तो ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। ये देखो ये इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज है, जब भर रहे थे भरते टाइम ये इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज है, यूरिन भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है। कह रहे हैं जब ढक्कन खोलेंगे इंटरनल स्फिंक्टर खुलेगा, प्रेशर लगेगा ब्लैडर से, प्रेशर लगेगा तो फिर बाहर निकल जाएगा यूरिन, ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यूरिन को बाहर निकालने का जो मैकेनिज्म है उसमें सिग्नल जनरेट होते हैं ब्लैडर की वॉल से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मिक्चुरेशन के लिए ब्लैडर की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, और इसी वजह से अल्टीमेटली यूरिन एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकाल दी जाती है। फाइनली यूरिन विल कम आउट, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्चुरेशन, और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। जो पूरा मैकेनिज्म है वो एक साइकिल बनती है जहां स्टिमुलस देने से लेकर के रिस्पांस दिया जाता है यूरिन को बाहर निकाल करके। द मैकेनिज्म इज नोन एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बोलो ये बात सबको समझ आ गई, एकदम क्लियर है। तो अब कहानी को आगे ले चलते हैं भाई, ये तो समझ आ गया यूरिन यहां से बाहर निकल जाती है। तो अब यूरिन का कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, फटाफट से जल्दी से खत्म करते हैं आज का चला। यूरिन का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि भाई यूरिन होती क्या है, बहुत पढ़ लिया, कई दिन से सर पढ़ाए जा रहे हैं यूरिन यूरिन यूरिन। तो आखिर यूरिन होता क्या है, यूरिन कहते किसे हैं भाई लोग, तो यूरिन कहते हैं उस फ्लूइड को जो डेली 1 से 1.5 लीटर्स डेली हम अपनी बॉडी से यूरिनरी सिस्टम के थ्रू लॉस करते हैं। 1 to 1.5 लीटर्स इन अ डे, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकाली जाती है। और ये जो यूरिन निकाली जाती है स्लाइटली येलोइश इन कलर, कैसी होती है, ये होती है स्लाइटली येलोइश। कैसी होती है बेटा, येलोइश होती है, हल्की पीली होती है। कैसी होती है, हल्की पीली होती है। और उसका कलर जो येलोइश है, इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट यूरोक्रोम पाया जाता है। क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे ये यूरोक्रोम, आप बताओ कि यूरोक्रोम ये वो पिगमेंट है जिसकी वजह से यूरिन का कलर स्लाइटली येलोइश होता है। यूरो मतलब यूरिन, क्रोमा मतलब कलर, यूरिन का कलर इसी की वजह से स्लाइटली येलोइश है। यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, नॉर्मली ये एसिडिक पीएच होता है। मैंने बताया था आपको ये एसिडिक पीएच जो होता है 6.0 होता है, लेकिन रेंज जो पीएच की है, जो पीएच रेंज होती है दैट कैन रेंज बिटवीन 4.0 टू 8.0। ये डिपेंड करता है हमारे खाने पीने के तौर तरीकों पे, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं। खाना और पीना डिसाइड करता है यूरिन का पीएच। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आप खाने में ज्यादा वेजीज खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हो तो आपकी यूरिन का पीएच अल्कलाइन हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स खाते हो और बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाते हो अगर, तो आपकी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा और यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाता है। मतलब आप फ्रूट ज्यादा खाते हो तो एसिडिक यूरिन, अगर वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी में सॉल्ट या अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करते हो आप। नॉर्मल रेंज होती है 6.0 जो पीएच होता है यूरिन का, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो होता है वो इसमें देखेंगे यूरिन का कंपोजिशन। यूरिन का कंपोजिशन, यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, अरे कहो क्या क्या नहीं पाया जाता है। यूरिन में सबसे ज्यादा तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यूरिया है, जो कि 25 से 30 ग्राम पर डे हमारी बॉडी से लॉस होता है। 25 to 30 ग्राम्स पर डे वी लूज यूरिया फ्रॉम द यूरिन। यूरिन की मदद से 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। 25 से 30 ग्राम यूरिया डेली यूरिन में लॉस होता है। प्लस इसमें होता है वाटर, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होता है, वाटर भी होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिंपल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं आयंस के अलावा, वाटर के अलावा, जैसे टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, अदर वेस्ट भी हो सकते हैं, ड्रग्स भी हो सकती है या कुछ और केमिकल्स भी हो सकते हैं। बॉडी यूरिन में इन चीजों को लॉस करती है, मेनली यूरिया विद वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब क्वेश्चन कह रहे हैं ये तो हो गए नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिन, कह रहे हैं ये नॉर्मल हो गए कंपोनेंट्स ऑफ द यूरिन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं क्या कोई ऐसी चीज है जो यूरिन में आ जाए तो किसी अबनॉर्मलिटी, किसी डिसऑर्डर का इंडिकेटर होती है, तो बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। आप अलग से इसको चाहो तो लिख सकते हो कि यूरिन में कुछ अबनॉर्मल कंपोनेंट पाए जाते हैं। मैं उसको साइड में यहां लिख देता हूं, अब कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, अब नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन के कुछ अब नॉर्मल कंपोनेंट्स अगर यूरिन में ये दिखाई दे जाएं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं, डॉक्टर कंसल्टेशन विल बी रिक्वायर्ड। कौन से ऐसे अब नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, नाम आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये सबसे पहला यार, यूरिन में अगर ग्लूकोज आ जाए, यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज आ जाए, ये सब किसी ना किसी अब नॉर्मलिटी को इंडिकेट करती हैं। कोई प्रोटीन, अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स आने लगे, प्लाज्मा प्रोटीन्स की एंट्री होने लगे तो ये भी किसी ना किसी अबनॉर्मलिटी का इंडिकेटर है। अगर पस आने लगे यूरिन में, अगर ब्लड सेल का प्रोडक्शन होने लगे, यूरिन में अगर ब्लड आने लगे, हीमोग्लोबिन आरबीसी अगर आने लगे, ये सब किसी ना किसी बीमारी, किसी इन्फेक्शन, किसी डिसऑर्डर का इंडिकेटर है। तो अगर आप रिलेट करोगे इनको, कि अगर हम इसे रिलेट करेंगे कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन, तो ग्लूकोज अगर यूरिन में आती है तो ये है ग्लाइकोसूरिया, इसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बॉडीज अगर आती है इसे कहते हैं कीटोन्यूरिया, कीटोन बॉडीज अगर आती है, और ये दो के दोनों आपकी बॉडी में एक बीमारी का इंडिकेटर है जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस होती है। इसको मैं अगली क्लास में डिसऑर्डर्स में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज में क्या होता है। बट आप ये याद रखिए, यूरिन में अगर ये सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, यूरिन में इनकी प्रेजेंस किसी अबनॉर्मलिटी का इंडिकेटर होती है। तो एक हो गया डायबिटीज मेलिटस। प्लाज्मा प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं प्रोटीन्यूरिया कहते हैं भाई। ये पस आ रहा है इसे कहते हैं पाई यूरिया, और अगर ब्लड यूरिन में आ रहा है तो उसे कहते हैं, ब्लड अगर यूरिन में अपीयर हो रहा है किसी इंसान के साथ तो गड़बड़ हो रखी है, इसे कहते हैं हीमैट्यूरिया।
हीमेट्यूरिया। तो ये सारे यूरिन के अब नॉर्मल कंपोनेंट्स, ये नॉर्मल कंपोनेंट्स, ये नॉर्मल कलर है यूरिन का, ये नॉर्मल पीएच है यूरिन का, ये नॉर्मल अमाउंट है यूरिन की। कह रहे हैं यूरिन की नॉर्मल अमाउंट डिपेंड करती है टेंपरेचर पर, डिपेंड करती है आपने कौन सी दवा खा रखी है, कौन सा केमिकल खा रखा है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है कलर, कह रहे हैं एंटीबायोटिक लोगे या कोई ड्रग लोगे, कोई केमिकल लोगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है ये। तो अब क्या है कि 1 मिनट का पॉज कर दो भाई। तो यहां से आप समझ पा रहे हो कि यूरिन का कलर, यूरिन का जो पीएच है, यूरिन के अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। अगर कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है यूरिन में, अगर ब्लड अपीयर हो रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, कोई एसिडिक कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, ये सब किसी न किसी बीमारी का इंडिकेटर है भाई। और ये इंडिकेटर क्या कहता है? ये इंडिकेटर कहता है कि यूरिन नॉर्मल हो या यूरिन अब नॉर्मल हो। डॉक्टर ने, अगर कभी आप डॉक्टर को कंसल्ट करने जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं ब्लड यूरिन एनालिसिस की जाए, इसकी ब्लड या यूरिन एनालिसिस की जाए। तो ब्लड एनालिसिस करोगे या यूरिन की एनालिसिस करोगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई? कह रहे वो बताएगा कि आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। आपके ब्लड में कोई इंफेक्शन, कोई पैरासाइट, कोई पैथोजन आया है, तो वो ब्लड से भी पता चलेगा। कह रहे कुछ बॉडी में कोई अबनॉर्मल केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, कोई अबनॉर्मल केमिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो यूरिन में अपीयर होगा। कहीं लिवर में कुछ खराबी होगी तो भी वो केमिकल प्रोड्यूस होगा, ब्लड में आएगा, ब्लड से यूरिन में आएगा। मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई गड़बड़ी हो, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, तो ऐसे अबनॉर्मल केमिकल्स यूरिन में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये यूरिन में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं भाई साहब, गड़बड़ी गड़बड़। कह रहे ऐसे केमिकल जब यूरिन में अपीयर होते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है? ये क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, ये आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर या कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं। तो इस तरीके से हम ये समझेंगे कि यूरिन का नॉर्मल और अब नॉर्मल कंपोनेंट्स क्या होता है, क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है भाई, खत्म करते हैं आज का क्लास जल्दी से, फटाफट से आप होमवर्क अपना थोड़ा सा यहाँ पे व्हाइटनर लगाएंगे। पेज का इधर उधर रूप देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे होमवर्क, टुडेज वर्क फॉर यू। ये आपके लिए प्यारा प्यारा होमवर्क। घर बैठे बैठे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे, इन दोनों का जब मिलन करेंगे तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? इनका रिजल्ट होगा कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा। और इस पुख्ता कंसेप्ट को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे तब जाकर के आपको एवेल्युएशन होगी, आपको पता चलेगा कि क्या जो आप पढ़ रहे हो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरसाइज 2। और भाई मॉड्यूल ले लेना भाई, जिसके पास नहीं है वो ले ले, नहीं है कुछ भी और नहीं लेना चाहते हो तो एक बुकलेट, भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कोई बुकलेट जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखो। अगर मॉड्यूल पीडब्ल्यू का है तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें 4 सेक्शन है, उसमें आपको अलग अलग टाइप के सवाल मिल जाएंगे। फिर भी अगर वो नहीं है तो आप दूसरे कोई मॉड्यूल जरूर रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। साथ साथ में आपको कुछ मैं डेली डीपीपी देता ही रहता हूं क्लास में, तो उनको भी आप प्रैक्टिस जरूर करते रहे। कंसेप्ट केवल क्लियर नहीं करना, केवल रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये भी देखना कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फटाफट कुछ क्वेश्चन मैं भी करा देता हूं आपको। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट से, 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जेजीए रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर रॉन्ग है। आप देखो मैंने बताया था पहले भी, जेजीए क्या करता है? जेजीए जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर में एक्टिवेट होता है। जब ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम लो होता है तब ये एक्टिवेट होता है। तो आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन, फटाक से हमने कर लिया इसको। अगला सवाल है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी। अगर हम बात करें वाटर के रीअब्जॉर्प्शन की जो डीसीटी में होता है, इस वाटर एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? तो आप जानते हो डीसीटी में ये फैकल्टेटिव होता है, हार्मोनल कंट्रोल में होता है, डिमांड पे डिपेंड करता है, बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल कहता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन सबसे लोएस्ट कहां होगा? तो याद करो वो दिन जब आपको बताया था कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर की कंसंट्रेशन, तो कॉर्टेक्स में 300 और सबसे नीचे 1200 मेडुला में। पूछा है सबसे कम कहां होगा, तो आपको देखो नियर द कॉर्टेक्स, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। डाईयूरेसिस कहता है फ्रीक्वेंसी जब यूरिनेशन की बढ़ जाए, जब कोई इंसान डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने लगे, जब बॉडी से वाटर का लॉस बढ़ जाए, वाटर लॉस बहुत ज्यादा अगर होने लगे तो उसी को कहते हैं हम डाइयूरेसिस। फ्रीक्वेंसी यूरिन की बढ़ जाए तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इज इंक्रीज, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है रिलीज ऑफ एडीएच ट्रिगर्ड व्हेन ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट। कह रहा है एडीएच का रिलीज कब होगा? कह रहे आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाए, यूरिन बहुत ज्यादा वाटर का लॉस कर चुकी है, बॉडी से वाटर डिहाइड्रेट हो चुका है, तो वाटर को खींचना है, रिटेन करना है, उसके लिए एडीएच बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन कहता है डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड बिलो द सेट पॉइंट। कह रहा है बिलो सेट पॉइंट अगर ऑस्मोलैरिटी हो जाए, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाए? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाए, सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज कर जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड अबव द सेट पॉइंट ऑफ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो इसका मतलब सीधी बात है, कहना चाह रहे हैं हम कि अगर हमारे बॉडी में वाटर ज्यादा होगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, ऑस्मोलैरिटी घटेगी। क्या होगी? ऑस्मोलैरिटी घटेगी। ऑस्मोलैरिटी कम होगी अगर वाटर ज्यादा होगा, और वापस उसी का उल्टा कर दो, अगर वाटर की कमी होगी तो ऑस्मोलैरिटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन में कह रहा है एडीएच कब एक्टिव होता है? तब एक्टिव होता है जब हमारे बॉडी में ऑस्मोलैरिटी क्या होने लगे? बढ़ने लगे, जो इंडिकेट करती है वाटर की कमी को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कौन कंट्रोल करता है? तो एल्डोस्टेरोन कंट्रोल करता है। डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे एल्डोस्टेरोन। मेन कंट्रोल एल्डोस्टेरोन का ही होगा, सेकंड ऑप्शन। और इसी के साथ होता है आज का खेला समाप्त। आज हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के साथ हमने डिस्कस किया कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन के बारे में, जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, इस मैकेनिज्म को समझा और मैक्यूरेशन रिफ्लेक्स को समझा। और इसी के साथ करेंगे आज की क्लास को एंड। पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बिना रुके बिना थके आप पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ोगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।